हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बायोलॉजी लाउंज। दिस इज लेक्चर 4 ऑफ बायोकेमिस्ट्री सीरीज, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग आयनाइजेबल आर ग्रुप्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि टाइट्रेशन क्या होता है और आयनाइजेबल आर ग्रुप्स जिन अमाइनो एसिड्स के पास नहीं होते, यानी कि जिनका आर ग्रुप नॉन आयनाइजेबल होता है, उनकी टाइट्रेशन हमने सीखी थी। आज हम टाइट्रेशन सीखेंगे उन अमाइनो एसिड्स की जिनका आर ग्रुप आयनाइजेबल होता है। तो वैसे तो मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ एंड आई रियली होप कि आप लेक्चर 3 एटलीस्ट देख कर आए हैं, बट स्टिल जस्ट टू जॉट योर मेमोरी अप आई विल क्विकली गो थ्रू कि आर ग्रुप क्या होता है और आयनाइजेबल आर ग्रुप का क्या मतलब है। तो मैंने बोला टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक सी अल्फा होता है, एक सेंट्रल कार्बन होता है। जस्ट लाइक एनी अदर कार्बन, इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं। पहली वैलेंसी पे हाइड्रोजन होता ही होता है, दूसरी वैलेंसी पे COOH ग्रुप होता ही होता है, थर्ड पे NH3 पॉजिटिव और फोर्थ ग्रुप इज द आर ग्रुप विच इज द वेरिएबल ग्रुप। हर एक अमाइनो एसिड जो हम देखते हैं उसके अंदर ये 3 ग्रुप्स सेम होते हैं। एक सी अल्फा सेंट्रल कार्बन, एक COOH, एक NH3 पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन। ये जो चौथा ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है, दैट इज द वेरिएबल ग्रुप। और इसी ग्रुप की वजह से डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो यही ग्रुप की हम बात करने वाले हैं, दैट देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स जिनमें ये आर ग्रुप भी आयनाइजेबल होता है। Now, what does this R group being ionizable means? So we should know कि ionizable का मतलब होता है which can undergo protonation and deprotonation। कोई भी ऐसा ग्रुप जो प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन कर सकता है उसे हम बोलते हैं दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज आयनाइजेबल। ठीक है, अगर वो नहीं प्रोटोनेट और डीप्रोटोनेशन कर सकता तो हम उसे नॉन आयनाइजेबल बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें जो आर ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है, वो आयनाइजेबल होता है, उसमें प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन हो सकती है। और इन्हीं अमाइनो एसिड्स की हम बात करने वाले। प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन अगर हो रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इन अमाइनो एसिड्स में ये जो आर ग्रुप है इसके अंदर या तो अमाइनो सेंटर प्रेजेंट होगा या फिर कार्बोक्सिलिक सेंटर प्रेजेंट होगा, तभी तो ये आयनाइजेबल है, तभी इनमें प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन हो रही है, राइट। तो ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं जिनका आर ग्रुप आयनाइजेबल होता है? तो इसके एग्जांपल्स में आप ग्लूटामिक एसिड लिख सकते हो, आप लाइसीन लिख सकते हो, आप हिस्टिडीन लिख सकते हो। तो अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स देखे नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट ऑन गूगल। अब देखोगे कि इनका जो आर ग्रुप होता है उसमें या तो अमाइनो सेंटर प्रेजेंट है या फिर कार्बोक्सिलिक सेंटर प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट इनका जो आर ग्रुप होता है वो आयनाइजेबल होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोल रही हूँ कि इनका आयनाइजेबल आर ग्रुप है, दो ग्रुप्स तो हर एक अमाइनो एसिड के पास होता है जो आयनाइजेबल होते हैं, एक अमाइनो सेंटर होता है, कार्बोक्सिलिक सेंटर होता है। इनके आर ग्रुप में भी कोई आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ दैट दे हैव 3 possible H plus exchange centers। और अगर 3 H plus exchange centers हैं, that means 3 pKa's। इनके पास 3 pKa भी होते हैं। ये 3 pKa कौन से होंगे? pK1 होगा ऑफ कार्बोक्सिलिक सेंटर, pK2 होगा ऑफ अमाइनो सेंटर एंड pKr होगा ऑफ द आर ग्रुप। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने, मैं आगे पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, pK1 pK2 और pKr ही लिखूंगी। सो यू शुड नो, अगर मैं pK1 लिख रही हूँ तो आई एम रिफरिंग टू द pKa ऑफ द
कार्बोक्सिलिक सेंटर। अगर मैं pK2 लिख रही हूँ, आई एम रेफरिंग टू दी pKa ऑफ द अमाइनो सेंटर, और pKr का मतलब है दी pKa ऑफ द R ग्रुप। ठीक है, तो इनके पास 3 पॉसिबल H प्लस एक्सचेंज सेंटर्स होंगे, यानी कि इनके पास 3 pKs होंगे। तो अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। एक अमीनो एसिड को हम मॉडल लेकर उसको रेफरेंस लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो हम समझेंगे ग्लूटामिक एसिड को। ठीक, सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल कार्बन होता है, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियसली एक अमाइनो सेंटर होगा NH3 पॉजिटिव, एक कार्बोक्सिलिक सेंटर होगा COH। इसका जो R ग्रुप होता है उसमें CH2 CH2 COOH होता है। ठीक है, तो अब आप देखो इसके अंदर पहला आयनाइजेबल ग्रुप COH, दूसरा आयनाइजेबल ग्रुप NH3 पॉजिटिव, तीसरा आयनाइजेबल ग्रुप COOH अगेन। So thus it has 3 ionizable groups and 3 pKs. पहला pK1 इसका होता है 2.1, pK2 which is of amino group होता है 9.6, और ये जो थर्ड pKa है या pKr है which is the pKa of the R group, ये होता है 4.2। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला COH का pKa 4.2 क्यों है और इसका 2.1 क्यों है। दोनों COH है लेकिन इनका pKa डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है ये आपको पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ pKa। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे इस ग्लूटामिक एसिड का टाइट्रेशन होगा। टाइट्रेशन क्या होता है, हमने बात की थी, टाइट्रेशन इज द इफेक्ट ऑफ pH ऑन द स्ट्रक्चर, कि कैसे स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द सोल्यूशन। कि जैसे जैसे हम pH को इंक्रीज करते जाएंगे बाय एडिंग बेस, कैसे ग्लूटामिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहेगा। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी लो pH। हम स्टार्ट करेंगे जब pH ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी लो। When the pH is very low। वेरी लो से मेरा मतलब क्या है, सबसे लो pKa कौन सी है, pK1 है। सो आई मीन दैट pH is less than 2.1 which is pK1। तो अब इस पॉइंट पे ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक एट। तो एक एक करके तीनों सेंटर्स का देखते हैं, उनपे क्या स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक सेंटर का। कार्बोक्सिलिक सेंटर का pK1 था which was 2.1, राइट। अगर pK1 2.1 है और pH हमने अभी अभी लिखा है 2.1 से कम है, that means pK1 is greater than pH at this point, and we should know that when pKa is greater than pH, जब pH छोटा होता है pKa से, in that case प्रोटोनेशन इज फेवर्ड। प्रोटोनेशन को फेवर किया जाता है, और अगर प्रोटोनेशन को फेवर किया जा रहा है दैट मीन्स COOH फॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है। दैट मीन्स COOH के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक सेंटर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अमाइनो सेंटर, क्योंकि यही तो चेंज होते हैं, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। अमाइनो सेंटर देख लेते हैं। अमाइनो सेंटर का था pK2 which was 9.6, pH है less than 2.1, मतलब obviously pK2 is greater than pH। that means इस सेंटर पे भी प्रोटोनेशन रहेगा, और अगर प्रोटोनेशन रहेगा that means कौन सा फॉर्म प्रमोट होगा, NH3। दिस इज द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ अमाइनो सेंटर, मतलब ये वाला सेंटर NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट वी लुक एट द R ग्रुप। अब हम देख लेते हैं कि R ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, राइट। सो लेट्स लुक एट द R ग्रुप। R ग्रुप का pKa क्या था, pKr क्या था,
इट वॉज 4.2। pH हमने देखा pH was less than 2.1। दैट मीन्स येट अगेन pKr जो है वो बड़ा है pH से। दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो रिमेन इन प्रोटोनेटेड फॉर्म। और प्रोटोनेटेड फॉर्म का मतलब क्या है? COOH की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमने यही देखा है। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करके स्ट्रक्चर बना देते हैं एट वेरी लो पीएच। तो सी अल्फा होगा, हाइड्रोजन तो सेम ही रहेगा। हमने देखा था कार्बोक्सिलिक सेंटर COOH की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। अमाइनो सेंटर भी प्रोटोनेटेड था, NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। CH2 तो सेम रहेंगे, इन पे कोई आयनाइजेशन नहीं होता। लेकिन इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, जो R ग्रुप था आयनाइजेबल, वो भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, COOH की फॉर्म में रहेगा। सो दैट इज ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर एट वेरी लो पीएच। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इस स्ट्रक्चर में ओवरऑल चार्ज कितना है? सिर्फ +1 है, और तो कोई चार्ज है नहीं, सिर्फ NH3 पॉजिटिव है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ दैट दिस इज एग्जिस्टिंग एज ग्लू +1, where glue is the short for glutamic acid and +1 is representing the charge, कि ग्लूटामिक एसिड पे +1 चार्ज है। सो गुड सो फार। वेरी लो पीएच हमें समझ में आ गया दैट व्हेन द पीएच इज वेरी वेरी लो, तो उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हम पीएच को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, पीएच इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, दैट इज पीएच बढ़ गया 2.1 से, लेकिन अभी भी वो pKr यानी कि 4.2 से तो कम ही है। ठीक है, the pH is yet smaller than 4.2 but it has increased from 2.1, it has crossed pK1। तो अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे क्या हालचाल है डिफरेंट ग्रुप्स का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर कार्बोक्सिलिक सेंटर। लेट्स लुक एट कार्बोक्सिलिक सेंटर। कार्बोक्सिलिक सेंटर का pK1 हमारे पास था 2.1 और इसका pH जो है अभी दैट इज ग्रेटर देन 2.1। तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट pH इज ग्रेटर देन pK1। अगर pH बड़ा है दैट मीन्स क्या फेवर होगा, प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन? ऑब्वियसली डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म कार्बोक्सिलिक सेंटर की कौन सी होती है? COO-। दैट मीन्स ये जो कार्बोक्सिलिक सेंटर है इस पीएच पे COO- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाउ लेट्स लुक एट अमाइनो सेंटर। अमाइनो सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसका pK2 था 9.6 but the pH is less than 4.2, that means pK2 is still greater than pH। और अगर pKa ज्यादा है it simply means कि प्रोटोनेटेड फॉर्म रहेगी। एंड व्हेन आई से प्रोटोनेटेड फॉर्म अमाइनो सेंटर की, तो आई मीन NH3 पॉजिटिव, मतलब द स्ट्रक्चर विल स्टिल एग्जिस्ट एज NH3 पॉजिटिव। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ग्रुप which is the R group। R group जिसका pKr था 4.2, pH is still less than 4.2, that means pKr is still greater than pH। और अगर pKr बड़ा है that means ये जो R ग्रुप का आयनाइजेबल ग्रुप है this will still be protonated। और कार्बोक्सिलिक सेंटर का प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है COOH, दैट मीन्स COOH के फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C अल्फा है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक सेंटर वाज एग्जिस्टिंग एज COO-, अमाइनो सेंटर वाज एग्जिस्टिंग एज NH3 पॉजिटिव, दिस इज CH2 और R ग्रुप का कार्बोक्सिलिक सेंटर इज एग्जिस्टिंग एज COOH। बन गया। अब हम इसका चार्ज देख लेते हैं। आप देखोगे इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है।
That means overall charge on this particular structure is going to be 0. तो मैं इसको ग्लू 0 बोल सकती हूँ. ग्लूटामिक एसिड विल हैव 0 चार्ज. सो आप देख रहे हो कि कैसे पीएच को इंक्रीज करने से ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं. पहले ग्लू -1 में एग्जिस्ट कर रहा था, अभी ग्लू 0 में एग्जिस्ट करने लग गया. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट केस सिनेरियो, थर्ड केस, जिसमें क्या हो रहा है, when the pH is increased even more. That is, pH has now crossed 4.2. 4.2 से बढ़ चुका है pH, लेकिन अभी भी उसने 9.6 को क्रॉस नहीं किया है. 9.6 से वो अभी भी कम है. तो अब क्या होगा विद कार्बोक्सिलिक सेंटर? कार्बोक्सिलिक सेंटर का pK1 was 2.1. pH तो भाई 4.2 से भी ज्यादा है. दैट मीन्स ये तो पक्का डीप्रोटोनेटेड होगा, क्योंकि pK1 बहुत छोटा है देन pH. तो ऑब्वियसली दिस विल हैव टू एग्जिस्ट इन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म. तो यहाँ पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा. डीप्रोटोनेशन का मतलब COO माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट बात करते हैं अमाइनो सेंटर की. अमाइनो सेंटर pK2, इट वाज 9.6. pH 9.6 से छोटा है. दैट मीन्स pK2 अभी भी बड़ा है देन दी pH. अगर pK2 बड़ा है, that means this will still exist in protonated form. प्रोटोनेटेड फॉर्म का मतलब NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट करेगा. तो हमने कार्बोक्सिलिक सेंटर देख लिया, हमने अमाइनो सेंटर देख लिया. अब हम देख लेते हैं कि R ग्रुप के साथ क्या हो रहा है. लेट्स लुक एट R ग्रुप. I ग्रुप का pKr था 4.6, सॉरी 4.2. ठीक है, 4.2 ही लिखा है ना मैंने. हाँ, 4.2. pH 4.2 से तो ज्यादा बढ़ चुका है. दैट मीन्स pKr छोटा हो गया देन pH. दैट मीन्स डीप्रोटोनेशन होना शुरू हो जाएगा. सो डीप्रोटोनेशन विल नाउ बी फेवर्ड. तो यहाँ पे COO माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो हमने कार्बोक्सिलिक सेंटर का देख लिया, हमने अमाइनो सेंटर भी देख लिया, और हमने R ग्रुप भी देख लिया. अब तीनों को कंबाइन करके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना देते हैं. C अल्फा है, हाइड्रोजन है, COO माइनस था, NH3 पॉजिटिव था, CH2, CH2, COO माइनस. अब इस स्ट्रक्चर पे अगर आप चार्ज देखोगे तो 2 माइनस है और 1 पॉजिटिव है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे, but this negative is still there. So the overall charge on glutamic acid becomes -1. तो जब हमने pH को थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो ग्लूटामिक एसिड का चार्ज -1 हो गया. अब हम लास्ट केस पे बात करते हैं कि हमने pH को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया. We have increased the pH yet more. When the pH is very high, that means pH is now greater than 9.6. 9.6 से भी ज्यादा pH हो गया. तो इस केस में क्या स्ट्रक्चर होगा ग्लूटामिक एसिड का, तो देख लेते हैं. सबसे पहले फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी फॉर कार्बोक्सिलिक सेंटर. कार्बोक्सिलिक सेंटर का pK1 था 2.1. pH तो भाई 9.6 से भी ज्यादा है. सो pH इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू pKa. अगर pH इतना ज्यादा है तो बिल्कुल डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होगी, मतलब COO माइनस होगा. अमाइनो सेंटर की बात करें तो अमाइनो सेंटर का pK2 था 9.6 और pH 9.6 को भी क्रॉस कर दिया है.
उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। दैट मीन्स पीएच इज ग्रेटर देन pK2। दैट मीन्स ये भी अब डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ये भी अब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अमाइनो सेंटर की डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है NH2, मतलब दिस विल नाउ स्टार्ट एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ NH2, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द R सेंटर। R ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, pKr था 4.2, pH has crossed 9.6, again pH is greater than pKr। अगर pH pKr से ज्यादा है ये भी डीप्रोटोनेटेड होगा, दैट मीन्स ये भी COO माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हमें तीनों सेंटर की स्ट्रक्चर्स पता है, let's simply put them into the structure and see what happens, right। चलो, C अल्फा है, H है, कार्बोक्सिलिक सेंटर डीप्रोटोनेटेड, अमाइनो सेंटर डीप्रोटोनेटेड, CH2 R ग्रुप ऑल्सो डीप्रोटोनेटेड। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर पे चार्ज देखोगे, 2 माइनस तो है लेकिन प्लस नहीं है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओवरऑल इस स्ट्रक्चर पे कितने माइनस है, 2। सो द चार्ज बिकम्स -2, so it becomes glue -2, glutamic acid having charge of -2। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कंबाइन करूं, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर में अगर आपको दूं, तो हमने शुरू किया था बहुत ही लो पीएच से। लो पीएच पे क्या हो रहा था, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। जस्ट टू कंजर्व स्पेस, COOH को ऊपर लिख देते हैं, दिस इज CH2 COOH। At this point glutamic acid was existing as glue +1। ठीक है, जब pH बहुत कम था, हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा OH माइनस ऐड किया, थोड़ा सा बेसिक बनाया और pK1 को क्रॉस करवा दिया। ठीक है, pK1 के पार चला गया हमारा pH, pK1 से इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो COOH है जिसका pK1 था ये क्रॉस हो गया तो ये डीप्रोटोनेट हो गया एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन द सेम। तो ये तो NH3 पॉजिटिव सेम रहा, C अल्फा सेम रहा, H को कुछ होता नहीं है, ये COO माइनस बन गया और R ग्रुप भी सेम था। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर पे चार्ज देखोगे, कोई चार्ज नहीं है, ग्लू 0 है। ठीक है, फिर से हमने और OH ऐड किया, इतना किया कि pKr which was 4.2 ये भी क्रॉस हो गया। अब क्या स्ट्रक्चर बना, NH3 पॉजिटिव तो सेम रहेगा, C अल्फा भी सेम, H भी सेम, CO माइनस ऑलरेडी बेचारा डीप्रोटोनेट हो गया। लेकिन जो R ग्रुप है जिसका pKr 4.2 था, pH ने उसको क्रॉस कर लिया, सो नाउ दिस विल आल्सो बी डीप्रोटोनेटेड। तो अब इस स्ट्रक्चर पे जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी ग्लू -1। ठीक, अभी भी हम pH को और इंक्रीज करें, कब तक, जब तक pK2 which is 9.6 क्रॉस नहीं हो जाता। तो अब क्या हुआ, NH2 NH3 पॉजिटिव जो था वो भी डीप्रोटोनेट हो गया क्योंकि इसकी pH भी इसका pKa भी क्रॉस हो गया, ये तो ऑलरेडी डीप्रोटोनेटेड था, दिस रिमेन्स द सेम। अब इस स्ट्रक्चर पे अगर हम चार्ज देखेंगे that is glue -2। So this is how the change in pH is affecting the structure of glutamic acid। ठीक है, अब हम इसका ग्राफिकल फॉर्म देख लेते हैं। So this is the titration of glutamic acid का ग्राफ। इसमें आप देखो 3 प्लेट्यूज है, 3 pKa's है। पहला pK1 है, pK1 is the pKa of carboxylic center। फिर उसके बाद pKr आता है जो 4 के आसपास है which is the pKa of the R group। और उसके बाद हमारा pK2 आता है, pK2 क्या है, pK2 is the pKa of the amino center which is somewhere above 9। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्लूटामिक एसिड।
एज सिंपल एज दैट। 3 pKa's, 3 प्लेट्यूज, 2 प्लेट्यू, अच्छा यहां कहीं 7 होगा, राइट। आप देखो ये जो pKr है और ये pK1 है, ये दोनों pKa's 7 से नीचे हैं और एक pKa 7 के ऊपर है। जो ऊपर है ऑब्वियसली वो तो अमाइनो सेंटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अमाइनो ग्रुप का pKa हमेशा 7 से ज्यादा होता है, तो वो तो अमाइनो सेंटर होगा। और जो 7 के नीचे हैं ये दोनों COOH या फिर आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक सेंटर्स होंगे, है ना, ये भी हमें पता है। अब आप देखो इनमें से एक कार्बोक्सिलिक सेंटर तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड के बैकबोन में होता है, दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक सेंटर कहां से आया, आर ग्रुप से आया। तो इसका टाइट्रेशन कर्व देखते ही मैं बता सकती हूँ कि ये टाइट्रेशन कर्व एक ऐसे अमाइनो एसिड का है जिसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप है और 2 कार्बोक्सिलिक सेंटर्स हैं। एक कार्बोक्सिलिक सेंटर तो सब में होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक सेंटर हैज टू बी देयर इन दी आर ग्रुप। दैट मीन्स ये किसी ऐसे अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन ग्राफ है जिसका आर ग्रुप आयनाइजेबल है और उसमें जो आयनाइजेबल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक सेंटर है। तो वो या तो एस्पार्टेट हो सकता है या फिर ग्लूटामेट हो सकता है। फिर आप उसके pKa वैल्यूज को मैच करोगे एंड यू विल कम टू नो दैट दिस टाइट्रेशन कर्व इज ऑफ ग्लूटामिक एसिड। सो दैट इज हाउ आप पता लगा सकते हो कि कोई भी जो टाइट्रेशन कर्व है वो किस तरह के अमाइनो एसिड का है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको एक कर्व और देती हूँ, इफ आई गिव यू वन मोर कर्व, लेट्स से ऐसा आपका कोई कर्व है, ठीक है, इसमें अगर मैं आपको एक कर्व ऐसे बना देती हूँ, एक प्लेट्यू, 2 प्लेट्यू, 3 प्लेट्यू, ठीक है, और मैं आपको ये बोलती हूँ कि 7 इज समवेयर हियर। ग्राफ इतना परफेक्ट नहीं बना लेकिन आप जो पॉइंट है वो समझो। अगर मैं बोलती हूँ कि 7 यहाँ पे है, एक pKa वैल्यू 7 से कम है, दूसरी pKa वैल्यू 7 से ज्यादा है और तीसरी pKa वैल्यू भी 7 से ज्यादा है, मतलब इस ग्राफ से आप क्या क्या चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो वो समझो। पहली चीज जो मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ कि इस अमाइनो एसिड में 3 pKa's हैं, दैट मीन्स 3 आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं, 2 तो सब में होते हैं, दैट मीन्स तीसरा इसका आर ग्रुप में है, दैट मीन्स आर ग्रुप इज आयनाइजेबल। ठीक है, इसमें आप देखो 2 pKa's आर अबव 7, दो pKa's जो है वो 7 से अबव है, दैट इज दिस अमाइनो एसिड हैज 2 अमाइनो सेंटर्स, क्योंकि अमाइनो सेंटर का pKa 7 से ऊपर होता है, मतलब 2 अमाइनो सेंटर्स इस जो भी ये अमाइनो एसिड है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एक अमाइनो सेंटर तो सब में प्रेजेंट होता है, तो दूसरा अमाइनो सेंटर कहां से आया, विच मीन्स द आर ग्रुप कंटेन्स अमाइनो सेंटर। इसके आर ग्रुप में जरूर अमाइनो सेंटर प्रेजेंट होगा, इसके आर ग्रुप में जरूर NH3 पॉजिटिव या NH2 प्रेजेंट होगा। So that is how you can interpret based on the titration curve. So this curve may be of lysine और arginine. ठीक है, अब हम इसकी pK वैल्यूज को चेक करेंगे और हम पता लगाएंगे कि ये कर्व लाइसिन का है या ये कर्व आर्जिनिन का है। आप समझ रहे हो कैसे हम कर्व्स को देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक ऐसा कर्व गिवन है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही प्लेट्यूज है, ऐसा कोई कर्व गिवन है 2 ही pKa's हैं, तो ये नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कर्व मिलता है जिसके अंदर आपको 3 प्लेट्यूज गिवन है, तो आप बोलोगे कि ये किसी आयनाइजेबल आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड का
कर्व है। फिर आप देखोगे कि 2 pKa 7 से ऊपर है या 2 pKa 7 से नीचे है, और उसके बेसिस पे आप पता लगाओगे दैट व्हाट काइंड ऑफ एन अमाइनो एसिड इट कैन बी। क्या उसके R ग्रुप में COH होगा या उसके R ग्रुप में NH2 होगा, उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो। सो दैट इज हाउ बेस्ड ऑन टाइट्रेशन कर्व्स हम अमाइनो एसिड का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप टाइट्रेशन समझ आ गई होगी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टाइट्रेशन एंड वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट जो हमें अमाइनो एसिड शुरू करने से पहले जानना जरूरी था। नाउ आफ्टर दिस आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद अमाइनो एसिड्स, जो कि कोर बायोलॉजी में आता है। तो जिन लोगों के लिए केमिस्ट्री झेलना बहुत मुश्किल हो रहा था, उनका टफ टाइम इज नाउ एंडेड। नाउ वील गो इनटू द कोर बायोलॉजी और हम अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, जिसके बाद प्रोटीन समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो वील टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है तो दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आप कमेंट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप कॉल्ड बायोलॉजी लाउंज, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर आकर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां भी आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। ऑल्सो इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा इस लेक्चर का, तो वो भी आपको बायोलॉजी लाउंज पे ही मिल जाएगा, आप वहां से आके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, so that is all for today. I hope I was able to make you understand, and happy learning, and I'll see you again very soon with the lecture on amino acids. Bye bye.